नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। जो भी विद्यार्थी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तथा जिसने भी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो वो हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है लेड एसिड बैटरी का नाम मात्र सेल वोल्टेज कितना होता है। यानी कि आपको बताना है जो लेड एसिड बैटरी होती है इसका ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल कितना होता है। ऑप्शन है 2 वोल्ट होता है, ऑप्शन बी 8 वोल्ट होता है, ऑप्शन सी 4 वोल्ट होता है, ऑप्शन डी 6 वोल्ट होता है। तो आपको बताया गया नाम मात्र यानी कि नॉर्मली है, नॉर्मल यानी कि किसके लगभग इसका वोल्टेज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2 वोल्टेज, क्योंकि आपको ध्यान रखना है लेड एसिड सेल होता है इसका वोल्टेज कितना होता है? 2.2 वोल्टेज होता है। आपको ध्यान रखना है जो लेड एसिड सेल होता है ये कौन सा सेल होता है? यह द्वितीयक सेल होता है। यानी द्वितीयक सेल कौन से होते हैं? रिचार्जेबल, यानी कि रिचार्जेबल सेल होते हैं, यानी कि इन्हें हम रिचार्ज कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है जो लेड एसिड सेल होता है, लेड एसिड सेल होता है इसके धनात्मक सिरा होता है वो किसका बना होता है? PbO2 यानी लेड पर ऑक्साइड, लेड पर ऑक्साइड का बना होता है। और ऋणात्मक सिरा होता है किसका बना होता है? यह Pb का बना होता है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है जो लेड एसिड सेल होता है इसमें आसुत जल अनुपात और अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसका अनुपात कितना होता है? 3:1 में इनका मिश्रण होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। आपको बताना है एक NPN ट्रांजिस्टर के लिए यदि बेस एमिटर संधि अग्रबाह्य है और बेस कलेक्टर संधि पश्चबाह्य में है तो प्रचालन का मोड क्या होगा? ऑप्शन है फॉरवर्ड एक्टिव होगा, ऑप्शन बी रिवर्स कट ऑफ होगा, ऑप्शन सी कट ऑफ होगा, ऑप्शन डी सैचुरेशन होगा। तो आपको ध्यान रखना है एक NPN ट्रांजिस्टर होता है इसमें यदि बेस यानी कि बेस बीच में होता है, बेस और एमिटर संधि अग्रबाह्य से और बेस और कलेक्टर जो कि पश्चबाह्य में है, तो ये क्या होगा? यह फॉरवर्ड एक्टिव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है यदि बेस एमिटर पश्चबाह्य से और बेस कलेक्टर जो कि अग्रबाह्य होता है तो वह रिवर्स बाह्य यानी रिवर्स एक्टिव होता है। आपको ध्यान रखना है यदि बेस एमिटर अग्र अभिनति और बेस कलेक्टर पश्च अभिनति है तो यह फॉरवर्ड एक्टिव होता है, और यदि बेस एमिटर पश्च अभिनति होता है और बेस कलेक्टर अग्र अभिनति होता है तो यह रिवर्स एक्टिव होता है, जो आपको हमने बताया था। और आपको ध्यान रखना है यदि बेस एमिटर और बेस कलेक्टर दोनों पश्च अभिनति है तो यह क्या होगा? कट ऑफ यानी कि ओपन हो जाएगा, यानी कि स्विच ओपन या जैसे स्विच बंद हो जाता है यानी कि ओपन स्थिति में आ जाता है वह इस तरह कार्य करेगा। और यदि ये दोनों क्या है? अग्र अभिनति और दोनों अग्र अभिनति है तो क्या होगा? ये सैचुरेशन यानी कि संतृप्त, ये संतृप्त अवस्था में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है समांतर में चल रहे 2 अल्टरनेटर या प्रत्यावर्तक पर विचार करो। अब यदि किसी एक अल्टरनेटर का उत्तेजन बदल दी जाती है तो क्या होगा? यानी कि आपको बताना है यदि एक अल्टरनेटर का उत्तेजन एक्साइटेशन बदल दिया जाता है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आवृत्ति बदल जाएगी, ऑप्शन बी शक्ति गुणक बदल जाएगा, ऑप्शन सी भार की मांग बदल जाएगी, ऑप्शन डी गति कम हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है यदि हम एक्साइटेशन को बदल देंगे तो उसका शक्ति गुणक का मान बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी पावर फैक्टर विल भी चेंज हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट है उत्तेजना बदलने से केवल शक्ति गुणक ही बदलता है, यानी उत्तेजना बदलते हैं तो उसका केवल क्या होता है? पावर फैक्टर ही बदलता है, क्योंकि प्रत्यावर्तन के निर्विष्ट अभी भी स्थिर रहते हैं, यानी कि प्रत्यावर्तन के जो निर्विष्ट होते हैं वह अभी भी स्थिर हैं। और आपको ध्यान रखना है 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यून क्षेत्र उत्तेजना की अवस्था में, यानी कि यदि न्यून क्षेत्र उत्तेजना की अवस्था है तो अल्टरनेटर अग्रगामी शक्ति गुणक पर कार्य करता है, यानी कि फॉरवर्ड बायस यानी अग्रगुणक शक्ति गुणक पर यह कार्य करता है। और यदि अति क्षेत्र उत्तेजना की अवस्था में अल्टरनेटर है, यानी अति क्षेत्र उत्तेजन है तो इस अवस्था में अल्टरनेटर जो कि पश्चगामी शक्ति गुणक पर कार्य करता है। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है।
न्यून क्षेत्र में अग्रगामी होते हैं और अति क्षेत्र में पश्चिमगामी होते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे मजबूत हाफ लेप जोड़ कौन सा है, यानी कि इन चारों में से जो सबसे मजबूत हाफ लेप जोड़ है वह कौन सा होता है। ऑप्शन ए क्रॉस हाफ लेप जोड़ होता है, ऑप्शन बी कॉर्नर हाफ लेप जोड़ होता है, ऑप्शन सी हाफ लेप जोड़ होता है, ऑप्शन डी डॉवटेल हाफ लेप जोड़ होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो सबसे मजबूत हाफ लेप जोड़ होता है वो होता है डॉवटेल, डॉवटेल हाफ लेप जोड़, जो कि सबसे मजबूत जोड़ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जो डॉवटेल हाफ लेप जोड़ होता है कौन सा होता है, ये होता है, आपको ध्यान रखना, डॉवटेल क्रॉस लेप जोड़। इसके अंतर्गत ये फिट हो जाता है अच्छी तरह से और ये आगे पीछे भी नहीं खिसक पाता है। और आपको ध्यान रखना है, क्रॉस लेप जोड़ होता है ये होता है, और हाफ लेप जोड़ ये इसका चित्र है, और मिडल हाफ लेप जोड़ यानी कॉर्नर हाफ लेप जोड़ है, ये इसका चित्र है। तो इसका राइट आंसर था डॉवटेल क्रॉस लेप जोड़। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 फेज मोटर में मापे गए वोल्टेज और धारा नीचे दिया गया है, यानी कि जो 3 फेज मोटर है इसमें मापे गए वोल्टेज और धारा का मान दे रखा है, यानी L1 दे रखा है, L2 दे रखा है और L3 दे रखा है। इसमें वोल्टेज का मान 230, 230 और 230, और धारा का मान जो कि अलग अलग है, 5 एम्पियर है, 4.5 एम्पियर है, और एक में 5.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि बिजली कारक यानी पावर फैक्टर का मान क्या दे रखा है, 1 माना जाता है, तो इनपुट पावर क्या होगा, तो आप उनको क्या निकालना है, इसमें इनपुट पावर का मान क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो पावर होती है P बराबर क्या होता है, इसमें VI cos फाइव होता है, यानी cos फाइव का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा VI। और इसमें कितनी दे रखी है, 3 लाइन दे रखी है। तो इसमें 3 फेज मोटर में ये सूत्र क्या होता है, आपको ध्यान रखना, 3 फेज मोटर में जो शक्ति का पावर का सूत्र होता है वो होता है P बराबर क्या होता है, 3VI cos फाइव होता है। क्योंकि इसमें 3 लाइनें होती है तो इसमें 3 आगे लग जाता है। तो इसको अंतर्गत हम क्या करते हैं, तीनों को अलग अलग निकालते हैं, यानी कि जो P का मान होता है वह क्या होता है, तीनों तार होते हैं, तीनों तारों का पावर का योग, यानी तीनों तारों की पावर का योग हो जाएगा। तो P बराबर VI होता है, तो अपन को इसको निकालना है। तो इसे P टोटल P क्या हो जाएगी, V1I1 प्लस V2I2 प्लस V3I3। तो इसके अंतर्गत क्या दे रखा है, V का मान, तो V का मान क्या दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा है 230 वोल्ट है, तीनों में सेम है, तो इसमें से 230 कॉमन आ जाएंगे, क्योंकि 230 है, 230 और तीनों में 230 है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। इसको अपन कॉल करना है, तो 230 तो बाहर आ जाएंगे, इंटू I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना दे रखा है, 5 एम्पियर प्लस 4.5 प्लस 5.5, इन तीनों को अपन को योग करना है, 5 प्लस 4.5 प्लस 5.5, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10 और 5 15, यानी कि 230 इंटू 15 हो जाएंगे। अब इनको गुना करना है अपन को, तो 15 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, 15 को 3 से गुना करेंगे तो 45, हासिल के लग जाएंगे 4, 15 को 2 से गुना करेंगे 30, 30 और 4 34, यानी कितना हो जाएगा, 3400 वाट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन विफलता का कारण बन सकता है, यानी कि ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, इसमें विफलता का कारण क्या बन सकता है। ऑप्शन ए उच्च शक्ति शोर, ऑप्शन बी निम्न शक्ति गुणक, ऑप्शन सी भारी हार्मोनिक, ऑप्शन डी जला हुआ जनरेटर। तो आपको ध्यान रखना है, यदि उच्च शक्ति शोर हो रहा है, तो उच्च शक्ति शोर हो रहा है तो हम समझाएंगे कि इसमें ग्रिड जो सिंक्रोनाइजेशन यानी तुल्यकालीन हो रहा है वह सही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें उच्च शक्ति शोर हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है, वायरिंग में प्रयुक्त चालक का होना चाहिए, जो वायरिंग में जो प्रयुक्त चालक होते हैं, कंडक्टर होता है, उसमें किसका होना चाहिए। ऑप्शन ए लोहे का, ऑप्शन बी टिन का, ऑप्शन सी स्टील का, ऑप्शन डी तांबे का। तो आपको ध्यान रखना है, जो वायरिंग में जो चालक प्रयुक्त किए जाते हैं वह तांबे के प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जो तांबा
तांबा होता है, इसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। यानी कि प्रतिरोधकता को हम किस में प्रदर्शित करते हैं? ओम मीटर में प्रदर्शित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका मान होता है 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम होता है। और इसका गलनांक बिंदु कितना होता है? 1084 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक बिंदु होता है। और इसी के साथ में आपको चांदी का भी आपको ध्यान रखना है। चांदी का प्रतिरोधकता कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर में होता है। और इसका गलनांक बिंदु होता है जो कि 960 डिग्री होता है। आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग रेलवे इंजन में इसके उच्च स्टार्टिंग बलागुण के कारण किया जा सकता है। यानी कि आपको बताना है किस डीसी मोटर का उपयोग रेलवे इंजन में इसके उच्च स्टार्टिंग बलागुण के कारण करते हैं। ऑप्शन ए कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी यूनिवर्सल मोटर का करते हैं, ऑप्शन सी शंट मोटर का करते हैं, ऑप्शन डी श्रेणी मोटर का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी श्रेणी मोटर। श्रेणी मोटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? रेलवे इंजन, क्रेन, होएस्ट, आपको ध्यान रखना है होएस्ट, इन सभी में श्रेणी मोटर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आपको ध्यान रखना है जो श्रेणी मोटर होती है इसका स्टार्टिंग बलागुण क्या होता है? उच्च होता है, उच्च स्टार्टिंग बलागुण होता है तथा इसे हम बिना लोड के नहीं चला सकते हैं। तो इसलिए इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? रेलवे इंजन, क्रेन, होइस्ट में आदि में श्रेणी मोटर का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है शंट मोटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? लेंथ मशीन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ब्लोअर आदि के अंतर्गत शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसकी गति स्थिर रहती है, यानी कि लगभग इसकी गति क्या होती है? स्थिर गति पर चलती है। तो इनका प्रयोग लेंथ मशीन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ब्लोअर आदि में किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है जो यूनिवर्सल मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर आदि के अंतर्गत यूनिवर्सल मोटर, यानी कि जो घरेलू उपकरण होते हैं उनमें यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है केबल की इंसुलेटिंग पदार्थ होना चाहिए, जो यानी कि आपको बताना है जो केबल में इंसुलेटिंग पदार्थ होता है वह कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए निम्न गलनांक बिंदु, ऑप्शन बी उच्च पराविद्युत सामर्थ्य, ऑप्शन सी निम्न पराविद्युत सामर्थ्य, ऑप्शन सी निम्न मापन सामर्थ्य। तो आपको ध्यान रखना है जो केबल में इंसुलेटिंग पदार्थ होता है उसका क्या होना चाहिए? उच्च पराविद्युत सामर्थ्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम इंगित नहीं करता है। यानी कि आपको बताना है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है जिसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? मोटर के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। तो ये किसको इंगित नहीं करता है? ऑप्शन ए चालक में वोल्टेज, ऑप्शन बी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, ऑप्शन सी चालक की गति की दिशा, ऑप्शन डी चालक के धारा प्रवाह की दिशा। तो आपको ध्यान रखना है जो इसके अंतर्गत जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है यह किसको इंगित नहीं करता है? चालक के में वोल्टेज को इंगित नहीं करता है। तो आपको ध्यान रखना है जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है इसमें अंगूठा होता है वह किसको प्रदर्शित करता है? चालक की गति, यानी कि चालक की गति को प्रदर्शित करता है। और जो उंगलियां होती है यानी कि जो मध्यमेका होती है, तर्जनी होती है, ये तर्जनी होती है ये किसको प्रदर्शित करती है? चुंबकीय फ्लक्स, यानी चुंबकीय फ्लक्स को प्रदर्शित करती है। और मध्यमेका होती है वह चालक में धारा प्रवाह को प्रदर्शित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो चालक में वोल्टेज को यह प्रदर्शित नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है तार के आकारों की रीडिंग के दौरान कौन सी संख्या तार के सुचालक या कंडक्टर की संख्या को प्रदर्शित करती है? आपको बताना है जो तार के आकार की रीडिंग लेते हैं उसके दौरान कौन सी संख्या होती है जो कि तार के सुचालक कंडक्टर की संख्या को प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए तीसरी संख्या, ऑप्शन बी चौथी संख्या, ऑप्शन सी दूसरी संख्या, ऑप्शन डी पहली संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी दूसरी संख्या। जो दूसरी संख्या होती है वह सुचालक यानी तारों की संख्या को प्रदर्शित करती है। आपको ध्यान रखना है इसका उदाहरण है, जैसे उदाहरण दे रखा है 14 2G। तो इस केबल में 2 ग्राउंड तार नहीं थे, यानी कि जो दूसरी संख्या है यह
तार ग्राउंड नियत यानी कि जो चालक होते हैं इनकी संख्या को प्रदर्शित करती है तथा तार का साइज कितना होता है 14 गेज यानी कि जो पहली संख्या है यह गेज को प्रदर्शित करती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है अगर किसी एंड गेट के इनपुट ए और बी हैं तो आउटपुट क्या होगा। यानी कि आपको बताना है यदि एंड गेट दे रखा है इसके इनपुट ए और बी हैं तो आउटपुट वाई का मान क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत क्या होता है वाई, एंड गेट में एंड गेट होता है इसमें वाई का मान होता है ए बी, यानी कि ए डॉट बी इसके इनपुट का मान होता है। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत यदि एग्जाम में सवाल पूछा जाता यदि, तो आपको ध्यान रखना है जो एंड गेट होता है इसके अंतर्गत यदि दोनों में से इनपुट यानी दो इनपुट होते हैं तो दोनों में से एक भी इनपुट यदि लो है, यानी दोनों में से एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट लो प्राप्त होगा। और यदि इनका आउटपुट हाई कब प्राप्त होगा, आपको ध्यान रखना है इनका आउटपुट हाई कब प्राप्त होगा जब दोनों इनपुट हाई, यानी दोनों इनपुट हाई प्राप्त होंगे तभी जाकर इनका आउटपुट क्या होगा, हाई प्राप्त होगा। अन्यथा यदि दोनों में से एक भी इनपुट लो है तो इनका आउटपुट क्या होगा, लो प्राप्त होएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी वाई होता है जो कि ए इंटू बी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है किस ट्रांसफार्मर का उपयोग बैटरी चार्जर में किया जाता है। यानी कि आपको बताना है किस ट्रांसफार्मर का उपयोग बैटरी चार्जर में करते हैं। ऑप्शन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी करंट ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी पल्स ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आपको बताना है वह ट्रांसफार्मर कौन सा होता है जिसका उपयोग बैटरी चार्जर में करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग बैटरी चार्जर में किया जाता है क्योंकि बैटरी को हम चार्ज करते हैं वो कि कम वोल्टेज पर करते हैं, तो हम क्या करते हैं स्टेप वोल्टेज को डाउन करते हैं, तो इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलने के लिए किया जाता है तथा करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च धारा को मापने के लिए किया जाता है। और पल्स ट्रांसफार्मर होता है इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है पल्स ट्रांसफार्मर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है किसी टेबल फैन की गति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि किसी टेबल फैन है इसकी गति को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ऑप्शन ए आवृत्ति को नियंत्रित करके, ऑप्शन बी आवृत्ति को बढ़ाकर, ऑप्शन सी तरंग की आकृति को नियंत्रित करके, ऑप्शन डी इनपुट वोल्टेज को नियंत्रित करके। तो आपको ध्यान रखना है जो टेबल फैन होता है इसकी गति को हम नियंत्रित कैसे करते हैं, इनपुट वोल्टेज, जो इनपुट वोल्टेज होता है इसको नियंत्रित करके इसकी हम गति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है किसी चालक के भीतर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होने पर उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि आपको बताना है जो कोई चालक तार है इसके भीतर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकित विचुंबकित हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र होने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बैरी करंट, भंवर धारा, ऑप्शन सी विद्युत धारा, ऑप्शन डी दोष धारा। तो आपको ध्यान रखना है जो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसे हम एडी करंट या भंवर धारा कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है जो इसमें लॉस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एडी करंट लॉस, यानी कि जो इसके अंदर का जो लॉस उत्पन्न होगा उसे हम एडी करंट लॉस कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडी करंट इसे हम कहेंगे। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है कितनी क्षमता वाले मोटरों के लिए डीओएल स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कितनी क्षमता वाले मोटरों के लिए डीओएल स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए 15 HP से अधिक, ऑप्शन बी 15 HP से कम, ऑप्शन सी 5 HP से कम, ऑप्शन डी 10 HP से अधिक। तो आपको ध्यान रखना है जो डीओएल स्टार्टर होता है डीओएल स्टार्टर का प्रयोग 5 HP तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए डीओएल स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 5 HP तक की मोटरों को स्टार्ट करने के लिए डीओएल स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है एक्स्ट्रा चीज़ है स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसका प्रयोग 5 HP से 20 HP तक की मोटरों को स्टार्ट करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। और जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है
जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है इसका प्रयोग 20 HP से अधिक मोटरों को स्टार्ट करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है ऑटो ट्रांसफार्मर का स्टार्टर का प्रयोग कहाँ तक के HP के मोटरों को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो 20 HP से अधिक की मोटरों को स्टार्ट करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। और एक होता है जो कि स्लिप रिंग मोटर होती है, इसको स्टार्ट करने के लिए केवल रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। जो स्लिप रिंग मोटर होता है उसमें रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग है, यानी कि जो विभव ट्रांसफार्मर होता है इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं। ऑप्शन है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में, ऑप्शन बी टोरॉयडल ट्रांसफार्मर में, ऑप्शन सी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, ऑप्शन डी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। तो आपको ध्यान रखना है जो विभव ट्रांसफार्मर होता है इसका प्रयोग हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में करते हैं, यानी कि वोल्टेज को कम करने के लिए विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसका प्रयोग करते हैं, धारा ट्रांसफार्मर। धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए करते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग है, ये आपको बता दिया है हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक मोटर को गलत वोल्टेज स्तर यानी कि रॉन्ग वोल्टेज लेवल प्राप्त करने से बचाता है, यानी कि गलत वोल्टेज आ रही है तो उसको लेने से वो बचाता है। ऑप्शन है कौन है, कॉन्टैक्टर, ऑप्शन बी फ्यूज, ऑप्शन सी फेज अनुक्रम डिटेक्टर, ऑप्शन डी कंट्रोल रिले। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा बेल आइकन को जरूर दबा लेना तथा जो हमने क्वेश्चन छोड़ा है उसका आंसर आपको जरूर देना है। और यदि आपको उसका आंसर देखना हो तो हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।